तो इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान बहुत ही शानदार एकदम तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कार चला रहा है। उसने स्टीयरिंग व्हील को पूरी मजबूती से पकड़ा हुआ है, नजरें सामने सड़क पर बिल्कुल गड़ी हैं। बिल्कुल फोकस के साथ। हाँ, और उसे 100% यकीन है कि कार वही चला रहा है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। कार की डिक्की में कोई और छिपा बैठा है जिसके पास एक रिमोट कंट्रोल है। अच्छा। हाँ, और वो इंसान जो खुद को ड्राइवर समझ रहा है वो बस उस रिमोट कंट्रोल से मिल रहे सिग्नल्स के हिसाब से स्टीयरिंग घुमा रहा है और सोच रहा है कि ये सब उसकी अपनी मर्जी है। यार ये तस्वीर सुनने में जितनी अजीब लग रही है ना, उतनी ही डरावनी सच्चाई भी है। मतलब हम इंसानों की जिंदगी का हाल बिल्कुल इस कार चलाने वाले जैसा ही है। बिल्कुल। हम सबको लगता है कि हमारे अहम फैसले, हमारी आदतें, हमारा करियर, सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा सस्पेंस है। आज हम उस अदृश्य सॉफ्टवेयर की परतें खोलने वाले हैं जिसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सही कहा। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के जो रिसर्च पेपर्स और डेटा आज हमारे सामने हैं, वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि उसकी जिंदगी के फैसले उसके सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड के हाथ में है, तो वो एक बहुत बड़े मुगालते में जी रहा है। बिल्कुल, एक भ्रम में जी रहा है। क्योंकि हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा, हाँ 95%, मतलब 95% हिस्सा पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चल रहा है। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि इंसान इस स्टीयरिंग व्हील को वापस अपने हाथ में कैसे ले सकता है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि हम दिमाग के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के फर्क को समझ ही नहीं पाते। मतलब? हार्डवेयर से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर हार्डवेयर की बात करें, जैसे दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो ये दुनिया के लगभग हर इंसान में एक जैसा होता है। अच्छा, ढांचा सेम है। हाँ, एक आम इंसान का दिमाग और दुनिया के सबसे अमीर इंसान का दिमाग शारीरिक रूप से एक ही ढांचे पर बना है। असली खेल उस सॉफ्टवेयर का है जो इस हार्डवेयर पर रन कर रहा है। समझ रही हूँ। वही प्रोग्रामिंग तय करती है कि कौन जिंदगी में लगातार आगे बढ़ेगा और कौन हमेशा संघर्ष करता रहेगा। रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सभी की कंपनी का एक ही मॉडल वाला कंप्यूटर लेके घूम रहे हैं, लेकिन किसी के सिस्टम में बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और किसी के सिस्टम में वायरस भरा पड़ा है। हाँ, इसे बिल्कुल इस तरह से देखा जा सकता है। और इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमें कंट्रोल कैसे करता है। सही बात है। हम इस भ्रम में क्यों जीते हैं कि हर फैसला हम खुद ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम विज्ञान की बात माने तो हमारा जो सचेत मन है, यानी जो लॉजिक लगाता है, गणित सॉल्व करता है, सोच विचार करता है, वो हमारी जिंदगी का केवल 5% हिस्सा ही हैंडल करता है। सिर्फ 5%? जी हाँ, बाकी का 95% हिस्सा, जिसमें हमारी आदतें, हमारे अचानक आने वाले भावुक रिएक्शंस और शरीर के वो काम जो अपने आप होते हैं, सब कुछ अवचेतन मन संभाल रहा है। 95%? यार, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट आ रहा है। पूछिए। मतलब अगर मैं अभी ये तय करती हूँ कि मुझे पानी पीना है और मैं गिलास उठाती हूँ, तो ये तो मेरा अपना फैसला हुआ ना? इसमें अवचेतन मन कहाँ से आ गया? यहीं पर न्यूरोसाइंस का सबसे मशहूर लिबिट एक्सपेरिमेंट सामने आता है। 1980 के दशक में बेंजामिन लिबिट नाम के एक साइंटिस्ट ने यह प्रयोग किया था। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ लोगों के सर पर EEG सेंसर्स लगाए जो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापते हैं। उन लोगों से कहा गया कि जब भी उनका मन करे वो अपनी उंगली से एक बटन दबाएं। ठीक है। और ठीक उसी समय घड़ी में समय नोट कर लें कि उन्होंने ये फैसला कब लिया। तो रिजल्ट क्या निकला? मतलब फैसला तो उसी वक्त लिया होगा ना? नहीं, रिजल्ट ने फ्री विल या आजाद इच्छा की पूरी धारणा को ही हिलाकर रख दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, EEG स्कैन्स ने दिखाया कि इंसान के सचेत रूप से ये तय करने से कि मुझे बटन दबाना है, कुछ मिलीसेकंड्स या नैनोसेकंड्स पहले ही उसके दिमाग में मोटर एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। रुको, मतलब दिमाग पहले ही फैसला ले चुका था? बिल्कुल, दिमाग पहले ही वो फैसला ले चुका था और सचेत मन को बस उसकी जानकारी बाद में दी गई। एक मिनट। अगर मेरा दिमाग मेरे सचेत होने से पहले ही फैसला ले रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी किसी भी बुरी आदत के लिए जिम्मेदार ही नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब अगर कोई इंसान गुस्से में कुछ गलत कर देता है, तो वो तो कह सकता है कि मेरे अवचेतन मन ने पहले ही फैसला कर लिया था, मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने का बहुत अच्छा बहाना बन जाएगा। हाँ, सुनकर ऐसा ही लगता है,
लेकिन लिमिट एक्सपेरिमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? देखिए, अवचेतन मन जो फैसले पहले ले लेता है, वो फैसला आता कहाँ से है? वो इंसान की ही बरसों पुरानी फीड की हुई प्रोग्रामिंग और अनुभवों से आता है। ओहो, मतलब जो डेटा हमने पहले डाला है। बिल्कुल। अगर किसी की प्रोग्रामिंग में गुस्सा और आक्रामकता भरी है, तो उसका अवचेतन मन वैसे ही फैसले लेगा। वैसे सचेत मन के पास उस फैसले को आखिरी पल में रोकने की ताकत होती है। अच्छा, मतलब एक ब्रेक होता है? हाँ, जिसे साइकोलॉजी में फ्री वॉन्ट कहा गया है। लेकिन ज्यादातर समय सचेत मन ऐसा नहीं करता, वो बस उस फैसले को जस्टिफाई करने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सचेत मन है वो असल में एक कंपनी के पीआर मैनेजर की तरह है। पीआर मैनेजर? हाँ, और जो अवचेतन मन है वो उस कंपनी का सीईओ है। मतलब सीईओ बंद कमरे में बिना किसी को बताए सारे अहम फैसले ले लेता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? और पीआर मैनेजर का काम बस इतना रह जाता है कि वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और दुनिया भर के लॉजिक देकर समझाए कि ये फैसला क्यों लिया गया, जबकि पीआर मैनेजर को खुद नहीं पता है कि अंदर असली वजह क्या थी। ये तुलना बहुत सटीक है। पीआर मैनेजर बस कहानी गढ़ने का काम कर रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई इंसान एक बहुत महंगा आईफोन ईएमआई पर खरीदने का फैसला करता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। वो अपने दोस्तों को दुनिया भर के लॉजिक देता है कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा है। लेकिन सच कुछ और होता है। सच ये है कि उसका अवचेतन मन ये फैसला बहुत पहले ले चुका है। शायद उसे किसी खास सोशल ग्रुप में अपनी अहमियत साबित करनी है, या उसे एक रुतबे का एहसास चाहिए। ओ, समझ गई। सचेत मन बस उस फैसले को लॉजिक के कपड़े पहना रहा है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है ये बात सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है। गुस्से और भावनाओं के मामले में भी यही होता है। वो कैसे? मान लीजिए सड़क पर किसी की नई कार पर खरोंच लग जाती है। अब उस इंसान का रिएक्शन कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा दिख रहा है। हाँ, ये तो है। अगर सामने कोई दुबला पतला इंसान है तो कार वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। लेकिन अगर खरोंच मारने वाला कोई भारी भरकम ताकतवर पहलवान है, ओम, और उसके साथ 4 लोग और खड़े हैं, तो इंसान का गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। एकदम शांत। तो क्या ये सचेत फैसला था? नहीं, ये पुरानी प्रोग्रामिंग है जिसने सेकंड के 100वें हिस्से में खतरे को भांप लिया और शरीर को उसी हिसाब से रिएक्ट करने का निर्देश दे दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। हमारी प्रोग्रामिंग ही हमारा रिएक्शन तय करती है, बिना हमारे लॉजिक लगाए। लेकिन अगर वो बंद कमरे वाला सीईओ यानी हमारा अवचेतन मन इतने सारे फैसले ले रहा है, तो क्या ये सिर्फ हमारे विचारों, गुस्से या पसंद नापसंद तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि विचार तो अदृश्य है ना, उनका असली दुनिया से क्या लेना देना? क्या इसका असर हमारे शरीर और भौतिक वास्तविकता पर भी पड़ता है? यहीं पर यह अदृश्य सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा खेल खेलता है। ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, ये इंसान की भौतिक वास्तविकता और उसके शरीर के हर सेल को प्रभावित कर सकता है। सच में? हाँ, इसे गहराई से समझने के लिए हमें मेडिकल साइंस के प्लेसेबो इफेक्ट को देखना होगा। प्लेसेबो पर दुनिया भर में दसियों हजार ट्रायल्स हो चुके हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। किसी मरीज को असली दवा की जगह कोई मीठी गोली दे दी जाती है और वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये काम कैसे करता है? मीठी गोली में तो कोई एक्टिव केमिकल होता नहीं है। मीठी गोली में वाकई कोई एक्टिव केमिकल नहीं होता, लेकिन जब मरीज को वो गोली एक बहुत ही काबिल डॉक्टर सफेद कोट पहनकर देता है, एक अथॉरिटी फिगर, और पूरे भरोसे के साथ कहता है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी दवा है, तो मरीज के अवचेतन मन में एक पक्का विश्वास बैठ जाता है कि वो अब ठीक होने वाला है। और फिर शरीर रिएक्ट करता है। बिल्कुल। हमारा शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ी फार्मेसी है। जैसे ही अवचेतन मन ये विश्वास करता है, वो दिमाग को सिग्नल देता है, और दिमाग शरीर में मौजूद उन असली रसायनों, हार्मोन्स और दर्द कम करने वाले एंडोर्फिन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो उस बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। मतलब दवा बाहर से नहीं आई, शरीर ने खुद बना ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर ने मान लिया था कि इलाज चल रहा है। यार, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और ये सिर्फ शरीर के अंदर की बात नहीं है, ये बाहर की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदल देता है। वो कैसे? हमारे दिमाग में एक बहुत ही खास सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में RAS कहते हैं। RAS? हाँ, ये RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है। आप सोचिए, हर सेकंड हमारे आसपास करोड़ों बाइट्स की जानकारी, आवाजें, दृश्य और डेटा मौजूद होता है। सही बात है, बहुत सारा शोर है। अगर दिमाग सब कुछ प्रोसेस करने लगे तो इंसान पागल हो जाएगा। तो RAS ये तय करता है कि क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। हाँ, लेकिन RAS को ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है?
अवचेतन मन। बिल्कुल, हमारा अवचेतन मन। अगर किसी इंसान की प्रोग्रामिंग ये है कि दुनिया में हर जगह अवसर हैं, तो उसका RAS उसे लोगों की बातों में, अखबारों की हेडलाइंस में और यहाँ तक कि किसी बड़ी समस्या में भी अवसर ढूंढकर दिखा देगा। मतलब ये एक सर्च इंजन की तरह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जो सिर्फ उसी चीज को खोजता है जिस पर इंसान यकीन करता है। तो अगर किसी की प्रोग्रामिंग ये है कि पैसा कमाना बहुत बुरा है या दुनिया में केवल धोखेबाज लोग हैं, तो RAS केवल मुश्किलें और खराब लोग ही फिल्टर करके उसके सामने लाएगा। बिल्कुल वही सब दिखेगा उसे। अगर इसका मतलब निकाला जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग है, कोई खराबी है, तो हम शाब्दिक रूप से अपने ठीक सामने खड़े बेहतरीन मौकों को देखने से अंधे हो जाते हैं? एकदम सही। मतलब अवसर सामने खड़ा होता है और हमारी आंखें उसे ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं देती। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हमारे विश्वास हैं। वो बग इंसान को शाब्दिक रूप से अंधा कर देता है। यार, अगर ये बात सच है कि हमारा 95% हिस्सा एक ऑटो पायलट सिस्टम चला रहा है जो हमें अंधा भी कर सकता है और बीमार या स्वस्थ भी कर सकता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस कंट्रोल पैनल तक पहुंचे कैसे? यही तो असली ट्रिक है। अगर मुझे अपने RAS की सेटिंग बदलनी है तो वो कैसे होगा? इस सॉफ्टवेयर के बग को फिक्स करने के लिए हमें दिमाग की भाषा समझनी होगी। और दिमाग की भाषा है ब्रेन वेव्स या दिमाग की तरंगें। ब्रेन वेव्स? हाँ, हमारा दिमाग हर वक्त इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग अवस्थाओं में बदलती रहती है। जैसे जब हम बहुत टेंशन में होते हैं तो कुछ अलग तरंगे होती होंगी। बिल्कुल, दिन भर जब इंसान तनाव में होता है, ऑफिस में काम कर रहा होता है या तार्किक बहस कर रहा होता है, तब दिमाग बीटा स्टेट में होता है। बीटा स्टेट? हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। ये हमारे सचेत मन की अवस्था है। लेकिन जब इंसान रिलैक्स होता है, आंखें बंद करता है या कोई शांत म्यूजिक सुनता है, तो दिमाग की तरंगें धीमी होने लगती हैं और वो अल्फा स्टेट में आ जाता है। और ये अल्फा स्टेट क्या करती है? अल्फा स्टेट असल में सचेत मन और अवचेतन मन के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज। अच्छा। और जब इंसान और भी गहरे ध्यान में जाता है या नींद आने के ठीक शुरुआती चरण में होता है, तो तरंगें और धीमी हो जाती हैं और वो थीटा स्टेट में पहुंचता है। थीटा स्टेट? थीटा स्टेट। थीटा स्टेट ही अवचेतन मन का असली दरवाजा है। इस दरवाजे और सचेत मन के बीच के रिश्ते को समझने के लिए जो महल और दरबान वाला रूपक है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो एनालॉजी बहुत काम की है। मतलब सोचिए कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत बड़े महल के अंदर रखा हुआ खजाना है। बिल्कुल। या वहाँ बैठा हुआ कोई बहुत ताकतवर राजा है। बिल्कुल। और हमारा सचेत मन यानी जो लॉजिकल दिमाग बीटा स्टेट में काम करता है, वो उस महल के बाहर खड़ा एक दरबान या सिक्योरिटी गार्ड है। और उस दरबान का काम क्या है? हर आने जाने वाले विचार पर सवाल उठाना। हाँ, चेकिंग करना। वो लॉजिक लगाता है। अगर कोई इंसान अचानक शीशे के सामने खड़े होकर कहने लगे कि मैं बहुत सफल और अमीर हूं, तो वो दरबान तुरंत उसका बैंक अकाउंट और पुरानी नाकामियां देखकर कहेगा, हाँ, झूठ मत बोलो, तुम अमीर नहीं हो। मतलब वो उसे अंदर जाने ही नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। वो उस विचार को राजा तक यानी अवचेतन मन तक पहुंचने ही नहीं देगा। खजाने तक पहुंचने के लिए इस दरबान से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। कैसी गलती? जब लोग कोई बहुत ही जोशीला मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और तय करते हैं कि कल से जिंदगी बदल देंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, तो असल में वे क्या कर रहे होते हैं? वो बीटा स्टेट में होते हैं। हाँ, वे उस महल के बाहर खड़े दरबान पर चिल्ला रहे होते हैं। दरबान थोड़ी देर के लिए जोश में आ भी जाए, लेकिन अंदर बैठे राजा तक वो बात पहुंच ही नहीं रही होती। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए मोटिवेशन 2 दिन में हवा हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बदला ही नहीं। एग्जैक्टली। दरबान से लॉजिकल बहस करने या उस पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। विज्ञान हमें बताता है कि हमें इस दरबान को या तो चकमा देना होगा या फिर उसे ऐसे सबूत देने होंगे जिसे वो नकार ना सके। तो राजा तक अपना संदेश पहुंचाने के तरीके क्या हैं? कुछ बहुत ही ठोस और साइंटिफिक तरीके हैं। तो ये दरबान चकमा कैसे खाता है? क्योंकि अगर हम बीटा स्टेट में हैं, तो वो तो हमेशा अलर्ट रहेगा ना? इसे पार करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है शक्तिशाली भावनाएं, यानी स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट। अच्छा। जब इंसान पर कोई बहुत गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, तो दरबान उसे रोक नहीं पाता। वो शॉक की अवस्था में होता है और विचार सीधे अंदर राजा तक चला जाता है। इसका कोई उदाहरण, मतलब ये कैसे काम करता है? मान लीजिए
एक पिता अपने बच्चे को रोज लॉजिक समझाता है कि भागकर स्कूल बस मत पकड़ो, गिर जाओगे। हाँ, जो सब पेरेंट्स करते हैं। ये लॉजिक दरबान से टकराकर वापस आ जाता है। बच्चा नहीं मानता। लेकिन एक दिन वो बच्चा अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे बच्चे को बस से गिरते और गंभीर रूप से घायल होते देखता है। ओह, ये दृश्य इतना गहरा डर और भावनात्मक आघात पैदा करता है कि ये सीधे अवचेतन मन में छप जाता है। उसके बाद वो बच्चा जिंदगी में कभी भागकर बस नहीं पकड़ता। ये रीप्रोग्रामिंग एक ही पल में हो गई। बाप रे, खौफनाक है लेकिन असरदार है। मतलब भावनाएं लॉजिक को बाईपास कर देती हैं। लेकिन कोई भी खुद को डराकर तो रोज रीप्रोग्राम नहीं कर सकता ना। और क्या तरीका हो सकता है? एक और तरीका है, लॉजिक के साथ प्रमाण देना, वैलिड लॉजिक। चूंकि दरबान का मुख्य काम लॉजिक लगाना है, इसलिए अगर हम उसे एक ऐसा पुख्ता सबूत दिखा दें जिसे वो नकार ना कर सके, तो वो रास्ता दे देता है। तो अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो उसे शीशे के सामने सिर्फ मैं पतला हो रहा हूँ बोलने के बजाय कुछ ऐसा करना होगा जो दरबान को कन्विंस कर सके। बिल्कुल। अगर वो इंसान रोज 10,000 कदम चलता है, अपनी डाइट में बदलाव करता है और फिर कहता है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो सचेत मन को एक लॉजिक मिल जाता है। अच्छा, तो वो मान लेता है। हाँ, दरबान देखता है कि हाँ, इंसान पैदल चल रहा है, पसीना बहा रहा है, तो वो इस विचार को अवचेतन मन में जाने देता है कि शरीर स्वस्थ हो रहा है। मतलब दरबान को उसके ही गेम में हराना। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जहां दरबान से उलझना ही ना पड़े? कोई शॉर्टकट? ऐसा भी एक तरीका है, और वो है विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। मेडिटेशन। हाँ, जब कोई इंसान ध्यान लगाता है तो वो जानबूझकर अपने दिमाग की बीटा तरंगों को कम करता है। लॉजिकल दिमाग शांत हो जाता है और इंसान सीधे अल्फा और थीटा स्टेट पे प्रवेश कर जाता है, जहां दरबान है ही नहीं। एग्जैक्टली। अब चूंकि दरबान वहां मौजूद ही नहीं है, इसलिए उस अवस्था में जो भी सकारात्मक विचार या भविष्य के विजन दिमाग में लाए जाते हैं, वो सीधे अवचेतन मन की नई प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। तो मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, बस दरबान को ड्यूटी से हटाने का साइंटिफिक तरीका है। और मुझे लग रहा है कि कुदरत ने हमें ये मौका हर दिन बिना मेडिटेशन के भी दिया है ना, जब हम रात को सोने जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये सबसे क्रिटिकल समय होता है, रात को ठीक सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद का समय खुले होते हैं। एक मिनट, अगर सोने से ठीक पहले का समय इतना नाजुक है, जब महल के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, तो हम आज की तारीख में कर क्या रहे हैं? बहुत गलत चीजें कर रहे हैं। मतलब इंसान रात को बिस्तर पर लेटकर क्या करता है? वो दिन भर के तनाव के बारे में सोचता है, या फिर घंटों तक सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करता है, नकारात्मक खबरें पढ़ता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि जब हमारा अपना सिक्योरिटी गार्ड सो रहा होता है, तब हम जानबूझकर अनजान कंपनियों और एल्गोरिदम्स को अपने महल के अंदर जाने देते हैं, ताकि वो हमारे सबसे कीमती खजाने के साथ छेड़छाड़ कर सके। एकदम सही। हम हर रात खुद अपने सॉफ्टवेयर में वायरस डाउनलोड कर रहे हैं यार। ये एक बहुत ही कड़वा और भयानक सच है। लोग अनजाने में अपने ही दिमाग के खिलाफ काम कर रहे हैं। रात भर अवचेतन मन उन्हीं नकारात्मक विचारों और तनावों पर प्रोसेस करता रहता है। सुबह उठने पर शरीर थका हुआ होता है और दिमाग में निराशा भरी होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में पूरी रात वायरस रन कर रहा था। ये तो बहुत डराने वाला है। लेकिन मान लीजिए कोई फोकस नहीं कर पाता या सोने से पहले भी विचार कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या कोई और उपाय है? साइंस के पास एक और बहुत मजबूत हथियार है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, इसका सीधा सा नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं, वे आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा। अगर बार बार एक ही विचार, अभ्यास या क्रिया को लगातार दोहराया जाए, तो दिमाग में एक नया भौतिक रास्ता या न्यूरल पाथवे बन जाता है। मतलब एक आदत बन जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक जंगल में रोज एक ही रास्ते से गुजरना, धीरे धीरे वहां पगडंडी बन जाएगी। अगर दरबान के पास बार बार हर दिन एक ही नया संदेश लेकर जाएं, तो आखिरकार लगातार दोहराने से वो संदेश अवचेतन मन तक पहुंच ही जाता है और पुरानी प्रोग्रामिंग बदल जाती है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हमने क्या सीखा? ये बिल्कुल सच है कि हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा एक अदृश्य सॉफ्टवेयर चला रहा है। बिल्कुल। वो हमारे फैसले, हमारा नजरिया और यहाँ तक कि हमारा स्वास्थ्य भी तय कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हम उस डिक्की में बंद बेबस इंसान नहीं हैं, जिसके हाथ में कुछ नहीं है। हम अपने सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर खुद बन सकते हैं। एकदम सही निष्कर्ष है।
और इसके लिए किसी पहाड़ पर जाकर संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। शुरुआत आज रात से ही की जा सकती है। सोने से ठीक 10 मिनट पहले फोन दूर रख दें। दरबान के सोने के उस वक्त का फायदा उठाएं। बस 10 मिनट। हाँ, केवल उन चीजों के बारे में सोचें जो जिंदगी में अच्छी हैं। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करें। ये छोटा सा अभ्यास उस खुले दरवाजे से सीधे अवचेतन मन में जाएगा और धीरे धीरे पूरे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देगा। यानी सही समय पे सही कोड एंटर करना, ये सच में जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करना चाहूंगा, जो इस पूरी चर्चा को एक नए नजरिए से दिखाता है। बताइए, क्या सवाल है? आज हमने ये समझा कि एक इंसान का अवचेतन मन उसकी व्यक्तिगत वास्तविकता कैसे तय करता है। लेकिन जरा सोचिए, जब लाखों लोगों या पूरे के पूरे समाज के अवचेतन मन में एक ही तरह का बग या एक ही तरह का डर बैठा दिया जाए तो क्या होगा? ये तो कभी सोचा ही नहीं। क्या दुनिया की जो बड़ी बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, वे असल में पूरे समाज के सॉफ्टवेयर में आई एक सामूहिक खराबी, एक मैसिव सॉफ्टवेयर ग्लिच का ही नतीजा है? वाओ! और अगर हाँ, तो क्या इंसान कभी मिलकर इस सामूहिक प्रोग्रामिंग को रिपेयर कर पाएगा? यार, ये एक ऐसा विचार है जो दिमाग में सच में अटक के रह जाएगा। क्या हमारी दुनिया की परेशानियां एक सामूहिक सॉफ्टवेयर ग्लिच का नतीजा है? खैर, इस पे लोग जरूर सोचेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही।